नमस्कार, मैं निशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ 41 जिले 41 खबरों में। और इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के तमाम जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। माइनिंग सेक्टर में हरियाणा राजस्थान के तहत लगेंगे 20 लाख पौधे, फील्ड अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए भजनलाल सरकार की संवेदनशील पहल, दोपहर के समय भारवाहक पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रखने हेतु दिशा निर्देश जारी। राजस्थान को मिली 2 नई ट्रेनों की सौगात, मिलेगा सीधा पुणे चेन्नई से कनेक्शन। खाद्य सुरक्षा योजना में 31 मई तक अपात्र व्यक्ति हटवा सकेंगे नाम, हकदारों को मिलेगा उनका हक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा और राजस्थान से, जहां खान विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने कहा कि खान विभाग द्वारा प्रदेश में हरियाणा और राजस्थान अभियान के दौरान व्यापक वृक्षारोपण पौधारोपण अभियान चलाते हुए 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विभाग के फील्ड अधिकारियों को मानसून से पहले पौधारोपण वृक्षारोपण के लक्ष्य जारी करने के साथ ही पौधारोपण वृक्षारोपण की आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त निदेशक माइंस श्री महेश माथुर को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाते हुए फील्ड स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने और मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने और देश में रेल सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से जोधपुर से पुणे और चेन्नई के लिए 2 नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है। इन ट्रेनों को केंद्रीय रेल सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इन ट्रेनों के संचालन से राजस्थान और दक्षिण भारत के बीच सीधी रेल सुविधा मिलेगी, जिससे आम लोगों को यात्रा में आसानी होगी। साथ ही जिन स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकेगी वहां के उद्योग और पर्यटन को भी फायदा मिलेगा। उनका अभिनंदन ज्ञापित किया। मैं मेरे भाई अश्विनी वैष्णव जी का, जितने मारवाड़ के प्रवासी, जितने इस पश्चिमी राजस्थान के प्रवासी सुदूर दक्षिण में और महाराष्ट्र के पुणे में या उसके आसपास के क्षेत्र में जो राजस्थान के प्रवासी रहते हैं, उन सब के परिवारजन जो यहाँ घर पर है, किसी की बूढ़ी माँ होगी, किसी का बलाचार पिता होगा, किसी की आशा भरी दृष्टि से देखने वाली शायद गरीब की पत्नी यहाँ रहती होगी, किसी की बहन यहाँ रहती होगी, उन सब परिवारजनों की तरफ से, उन रिश्तेदारों की तरफ से जो हारी बीमारी दुख तकलीफ के समय अपने परिवार का हिस्सा वहां रहता है और वो चाहकर भी पहुंच नहीं पाता, उनके दुख और तकलीफ को कम करने वाले इस निर्णय के लिए आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका आभार ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो 1996-7 के आसपास ये चेन्नई से राजस्थान मारवाड़ को जोड़ने वाली ये रेल शुरू हुई थी। सप्ताह में एक दिन रेल चलती थी। किसी भी इमरजेंसी के समय कोई व्यक्ति उस ट्रेन में बैठ करके आ सके, यह संभव नहीं। गर्मियों के समय में, विवाह के सीजन के समय में, जब ट्रेन का 90 दिन पहले 120 दिन पहले होता था, जब ऑनलाइन टिकटिंग शुरू होती थी, तो अगले 5 मिनट में उसके सारे टिकट बुक हो जाते। उसके बाद में कोई भी प्रवासी अपने परिवार में होने वाली किसी भी आकस्मिक कारण के चलते हुए या जो टिकट न करा पाया, उनको सुदूर दक्षिण से बड़ी दुख कष्ट तकलीफ झेल करके यहाँ अपने परिवारजनों के बीच में आने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नए चरण की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य सरकार ने इस साल के बजट में इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे अब सामान्य बीमारियों से लेकर रोबोटिक सर्जरी तक का इलाज इसमें शामिल है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में लोगों को इस योजना का पूरा लाभ मिले। भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन संगठन की गतिविधियों और मजदूरों की परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा
कि भारतीय मजदूर संघ आज श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है जो हमेशा राष्ट्र हित की बात करता है। उन्होंने कहा कि ये संगठन काम के लिए पूरा भुगतान लेने की बात करता है और यह राष्ट्रवादी सोच के साथ भी काम करता है। इस कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। पंचायती और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने कहा कि भारत सरकार ने सभी पुराने श्रम कानूनों को समाप्त करके अब 4 बड़े श्रम कोड बनाए हैं। इन कोड्स का उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उन्हें बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ जैसे अधिकार मिल सके। संयोजक श्री महिपाल सिंह ने बताया कि 4 मई से श्रमिक कल्याण बोर्ड और हमाल बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसी के बाद कार्य विस्तार की योजना पर भी चर्चा की जाएगी। वो भारतीय मजदूर संघ और मजदूरों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं बनाएगी और प्रदेश के लिए भी वो लाभकारी सिद्ध होगा। कई मामलों में हमारी सरकार को भी उसका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और 70 साल से इस देश में भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हितों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अधिकारों के लिए और उनको कर्तव्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहा है। और भारतीय मजदूर संघ के प्रयासों से निश्चित रूप से मजदूरों में भी एक तरह से एक मनोबल उनका बढ़ता है। उनके प्रयासों से मजदूरों में भी उनके हक भी उनको मिल रहे हैं और वो करते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर के इस देश के विकास में उनकी भी जो भूमिका है वो कैसे हो, इस दिशा में मजदूर भी प्रयास कर रहे हैं। मैं भी करता हूँ कि आने वाले समय में मजदूर संगठन के अंदर भी अपन को सबको मिलकर आने वाले समय में जिस तेजी के साथ में जो हमारा इस क्षेत्र में मजदूर संगठन मजबूत कैसे हो, उसके लिए मजदूर की हर समस्या का समाधान कैसे हो, उसके लिए आप और हम सब मिलकर उसके लिए काम करते हैं। जैसे मजदूर की आवाज बनकर अपन जिस तरह से काम करते हैं, से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आप महिपाल सिंह जी का फोन भी आया और आप सबका बताया, तो मैंने कहा 10 मिनट में भी आपसे मिलकर जाऊँ, आपसे नामासामन भी हो जाएगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी शिविर बता रहे हैं मदन जी राठौर साहब और भागीरथ जी चौधरी जो केंद्रीय मंत्री जी है वो भी अभी शिविर बता रहे हैं, तो उनका भी कार्यक्रम था, तो मैं उसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए निकला था। तो आप सबका सुना और प्रदेश कार्य समिति के इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि अगर समय समय पर प्रदेश संगठन की तरफ से अगर इस तरह से कार्यक्रम होता रहे ताकि आपके अंदर जो अपने से एक जागृति है उसी तरह से हर मजदूर के अंदर भी वो जागृति हो ताकि उसके अधिकार के लिए आप और सब मिलकर उसके लिए प्रयत्न करते रहे। आपने सबने हम आपके ही अंग है कि आप अलग नहीं है और जिस तरह से आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं मैं भी बचपन से लगाकर इस संगठन में काम करता हूँ। जैसे आपका अभिनंदन करते हुए मैं वार्ड को ध्यान देता हूँ, ये आने वाले समय में संघ एक निस्वार्थ भाव से एक कार्यकर्ता के रूप में और एक आम जन की आवाज को वहां तक कैसे पहुंचाए और राजस्थान सरकार भी ये चाहती है कि आपकी आवाज बुलंद करे और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचे और पहुंच कर जो भी समस्या है उसका भी समाधान करने की कोशिश की जाए। ये एक रीति नीति है कि हमारी कार्य समिति की बैठक हम हर 6 महीने में करते हैं। ये कोई विशेष अवसर नहीं है, ये हमारी सामान्य प्रक्रिया और रीति नीति का एक अंग है। पर चूंकि ये बीएमएस की 70 वर्ष का अवसर भी है, इस नाते हमने कार्य विस्तार और काम का दृढ़ीकरण यानी काम मजबूती से बढ़े और सुदृढ़ भी हो, तो इसलिए कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं। उन योजनाओं पर हमने कितना क्रियान्वयन किया उनकी हम समीक्षा करेंगे और आगामी 6 महीनों में किन किन विषयों पर हमारा फोकस रहेगा उन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। रामगंज मंडी के खैराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत रिछड़िया में सरकार आपके द्वार अभियान के तहत 1 दिवसीय जन समस्या समाधान शिविर लगाया गया।
इस शिविर की अध्यक्षता शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने की। इस शिविर का मकसद ग्रामीणों की परेशानियों को मौके पर सुनकर तुरंत समाधान करना था। शिविर में कुल 86 शिकायतें मिली हैं, जिन्हें मंत्री ने खुद सुना और संबंधित अधिकारियों को समय पर और जिम्मेदारी से हल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पूर्व में आयोजित शिविरों में दिए गए आदेशों की स्थिति की भी समीक्षा की गई और उन पर कितना काम हुआ है उसकी भी विस्तार से जानकारी ली। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि घुमंतु बच्चों के लिए चलते फिरते स्कूल हो, यानी मोबाइल स्कूल हो। तो जहाँ जहाँ उनका बेड़ा जाता है उनके पीछे पीछे स्कूल जाएगा और जहाँ भी 20 से बच्चे भी मिल जाएंगे हम एक बस में बच्चों को पढ़ाएंगे, बस अच्छी तरह से सुसज्जित करेंगे ताकि बच्चे पढ़ सके, उनका मन लगे। इस प्रकार की हम विचार कर रहे हैं और इसको फाइनल मूर्त देने वाले हैं। सर कितने के स्कूल खोलेंगे आप जिले राज्य में कम से कम? अभी हमने अधिकारियों को इस बात का सर्वे करने के लिए दे दिया है कि कितने स्कूल खोलने हैं, ताकि जहाँ जहाँ हमको 20-25 या स्कूल बच्चे होंगे साथ साथ में वो हम उस प्रकार से स्कूलों की संख्या तय करेंगे। तो उसमें शिक्षा के अलावा कुछ और भी सिखाएंगे? शिक्षा के अलावा क्या देखो भाई, शिक्षा की जो शैक्षणिक गतिविधियों में आता है जी, वो सब करेंगे। उसमें खेल कूद भी आता है, तो पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। जो शैक्षिक गतिविधियों में शामिल है वो सारी गतिविधियां करेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ अलवर और खैरथल तिजारा जिले की पानी की व्यवस्था पर बैठक हुई। इस दौरान पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा भी उपस्थित थे। मंत्री चौधरी ने अलवर जिले की पानी की व्यवस्था और परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये कार्य तय समय और गुणवत्ता के अनुसार पूरे किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि वे पानी से जुड़े कामों की निगरानी अच्छे से करें और ग्रीष्म ऋतु में हैंडपंप और ट्यूबवेल की मरम्मत और स्थापना जल्द से जल्द कराएं। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा जिले की जनता को आश्वासन दिया कि जल्द ही उन्हें इसरदा बांध से पेयजल मिलेगा। इसके लिए भजनलाल सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसरदा बांध को ERCP और PKC योजना से जोड़ दिया है, जिससे अब बांध में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य के हर हिस्से में पानी पहुंचाने पर ध्यान दे रहे हैं। अगर इसरदा बांध और ERCP का पानी दौसा जिले में पहुंचता है तो जिले का विकास तय है। उन्होंने ये भी बताया कि दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजर रहा है, जिससे यहाँ बड़े उद्योग और रोजगार के अवसर भी आएंगे। ये पूरी तरह से संजीवनी है। मेरी समझ में कभी भी पीने का पानी की समस्या नहीं आएगी जब इसका जाल बिछ जाएगा। और पानी की कमी इसरदा डैम में इसलिए नहीं रहेगी कि उसको ERCP और PKC से जोड़ रहे हैं, इसलिए सदा अपन को पानी मिलेगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र में एक नया कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत रामगढ़ की ग्राम पंचायत तिलवाड़ के लिए ग्राम पंचायत मालपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत सैंथली, ललावंडी, मूनपुर और खानपुर कला के ग्राम पंचायत ललावंडी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांसद संपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इंदिरा सर्किल पर बने पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री ने वर्चुअल तरीके से बटन दबाकर किया। इसी मौके पर इंदिरा गांधी सर्किल पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सहायक अभियंता श्री मेजर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। बाजार क्षेत्रों में सुबह और रात दोनों समय सफाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के मुख्य स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत और नए निर्माण भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शहर को सुंदर बनाने के लिए भी काम हो रहे हैं। इसी क्रम में भग्गू वाला कुआं का फिर से निर्माण भी कराया गया है। आज ये वर्चुअल उद्घाटन हुआ था इस टॉयलेट का, जो नगर पालिका सूरतगढ़ के अंडर में करवाया है। मंत्री जी ने इसका उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया था, जिसके तहत हम यहाँ पे आज मौजूद हुए और शहर की सभी संस्थाएं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर आए थे और शहर के अन्य लोग भी बहुत संख्या में यहाँ पे मौजूद थे। और इसका एक स्वच्छता के लिए, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसका उद्घाटन किया गया है और ये महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक टॉयलेट इसको नाम दिया गया है। और पूरा शहर, सूरतगढ़ शहर का प्रशासन भी सूरतगढ़ शहर में स्वच्छता के लिए काफ़ी मशक्क़त और अच्छी तरह से निगरानी कर रहा है, जो कि यहाँ पे देखने को भी मिलता है। राज्य सरकार के
प्रोजेक्ट के अंदर ये SBM स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत पिंक टॉयलेट का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करवाया गया है और जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए ही ये इसमें रखा गया। इसमें सारी सुविधाएं महिलाओं की जो भी है वो सारी की सारी इसमें पर्याप्त है और इस पर लगभग 21.24 लाख का बजट हुआ है और ये नगर पालिका के सुपरविजन में रहेगा और बनाया राज्य सरकार के द्वारा किया गया। पिंक सिटी का पिंक टॉयलेट का जो आज उद्घाटन डीएलवी विभाग द्वारा बनाया गया है उसका ये कार्य वास्तव में एक जो है बढ़िया है, क्योंकि यहाँ जो है लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी और ये विभाग द्वारा बना के और एक जो आज सौगात दी गई है डिपार्टमेंट जनता को, इसलिए बहुत, क्योंकि यहाँ बस स्टैंड है और बसें यहाँ रुकती है, यात्री भी 24 घंटे रहती है, इसलिए ये जो डीएलवी विभाग और प्रधानमंत्री या अन्य विभाग द्वारा जो बनाया गया है वास्तव में सही है, सराहनीय कार्य किया है। एक नगर पालिका द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के क्रम में एक नए पिंक टॉयलेट को जोड़ते हुए इस सौंदर्यीकरण को, शहर को और सुंदर बनाने के एक नया प्रयास किया गया है। इसी तरह हमने भगवाली कुएं को भी शहर के सौंदर्यीकरण को देखते हुए नए सिरे से एक नई चीज़ बनाने की कोशिश की है और ऐसे ही हम शहर के सौंदर्यीकरण के लिए और भी आगे कार्य करते रहेंगे। आज इस पिंक टॉयलेट का राज्य सरकार स्तर पर मंत्री महोदय द्वारा लोकार्पण किया गया है, जिसमें हमने शहर के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया था जो मंत्री महोदय की वर्चुअल वीची का लोकार्पण कर सकें। अजमेर रेंज के आईजी श्री ओम प्रकाश एक दिन के दौरे पर डेगाना गए। व्रत कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजी श्री ओम प्रकाश ने डेगाना पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने फाइलों की जांच कर वहां की व्यवस्थाएं देखी। डीएसपी श्री बेनीवाल ने इलाके की कानून व्यवस्था और लंबित मामलों की जानकारी ली। वहीं क्राइम मीटिंग में आईजी ने कहा कि पुलिस का मुख्य काम अपराधों पर काबू पाना है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का एक डर और आम जनता में पुलिस पर भरोसा होना बेहद जरूरी है। ये वार्षिक औपचारिक निरीक्षण था। इसमें हम जितना भी अपराध का जो विश्लेषण करते हैं कि वर्ष 2024 में किन चीज़ों में अच्छा काम किया है, किस में और अच्छा काम करने की आवश्यकता है। पुराने जो मुकदमे हैं जिनमें चालान नहीं पेश कर पाए या जिनका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाया या जो मुलजिम पकड़ने हैं उनके बारे में हम पेंडिंग 173 बड़ा ओवरऑल सब इस चीज़ों को देखते हैं। चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी, लूट, डकैती, जो भी पुराने केसेस हैं उसमें पुलिस ने कितना अच्छा काम किया और क्या और अच्छा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो नए कानून है भारत सरकार के BNS, BNSS और ई साक्ष्य के, उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है उस चीज़ को भी हम देखते हैं। हमारा यही है कि सबसे ज़्यादा फोकस रहता है महिला अत्याचार के, छोटी बच्चियों के दुष्कर्म के मामले में, उसमें स्पीडी ट्रायल करा के उसमें कन्विक्शन कराना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ना, एक मुकदमा जो थावला में दर्ज हुआ था उसको 2 महीने में उसमें तो उसको आजीवन कारावास करा दिया। तो इस तरह के केसेस हैं जिसमें महिला अत्याचार, जो छोटी बच्चियों के दुष्कर्म के मामले हैं, NDPS के केसेस हैं, अगर कोई गंभीर हत्या, लूट, डकैती इस तरह के प्रकरण तो उसमें हम स्पीडी इन्वेस्टिगेशन कराएं और उसका स्पीडी ट्रायल करा के अपराधियों को सजा दिलाएं। सर, देखने में आ रहा है कि रेंज में आप काफ़ी एक्टिव हो और साइबर अपराधों को लेकर भी आप जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं, तो किस तरह क्या रणनीति है? साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं जिस तरह। साइबर अपराधों के बारे में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो जन जागरूकता की, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता हमारे बुजुर्गों को। सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड में जो शिकार हो रहे हैं वो बुजुर्ग लोग हैं, जो अपनी पेंशन पा रहे हैं, होती है तो किसी गलत चीज़ पे वो क्लिक कर लेते हैं, तो उनको ज़्यादा हमें उन लोगों को टारगेट करके उनको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा साइबर फ्रॉड में जो छोटी बच्चियाँ हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक इसके झांसे में आकर के गलत लोगों के, अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करके और न केवल ठगी करते हैं बल्कि एक्सटॉर्शन भी होता है, तो उस पर हम अभियान चला के कार्रवाई करते हैं। बहुत सारे लोगों को पकड़े भी। बाकी पुलिस मुख्यालय द्वारा और राज्य सरकार द्वारा हर जिले में DYSP और साइबर थाना गठित किया गया है। DG साइबर सेल की एक पोस्ट भी बनाई गई है। ऑपरेशन प्रतिबिंब वगैरह चलाए, तो हमने देखा कि कोई नई भी केस दर्ज करा था तो जितने पुराने मोबाइल हम इकट्ठा करके
आपने देखा हो, अब जिले में इकट्ठा करके सबको एक साथ वितरित करते हैं। और इसके अलावा जो राशि जो इन्होंने कोई ठगी की गई उसको होल्ड कराते हैं। तो धीरे धीरे बैंकों ने भी अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है कि तत्काल वो पैसे नहीं निकालते हैं, पहले होल्ड कराते हैं। तो इससे को काफ़ी कमी आई है इसमें, निरंतर और ज़्यादा इसमें हम कमी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम जितना एक्टिव होते हैं, अब आपने देखा हमने फोटो को क्लिक करते भी आपका जो उड़ जाता है, तो और ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। तो इसमें और कार्रवाई करेंगे और ज़्यादा हम इसमें रिकवरी कराएंगे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की मालाखेड़ा पंचायत समिति और उमरैण पंचायत भवन में राजीविका से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मकसद महिलाओं को ऑनलाइन लेन देन और बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जागरूक बनाना था। भजनलाल सरकार सशक्त नारी समृद्ध गांव थीम के तहत गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार का मानना है कि अगर महिला जागरूक होगी तो पूरा परिवार और गांव भी जागरूक और समृद्ध बनेंगे। इसी के उद्देश्य से सरकार समय समय पर महिलाओं के लिए तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, जो कि एक सराहनीय पहल है। तो अभी कलेक्टर मैम की तरफ से जो आदेश निकाला है और जो थीम स्टार्ट की कि सशक्त नारी समृद्ध गांव, उसके लिए मैं यहाँ पे उमरैण में आज आया हूँ ब्लॉक में। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें प्रोग्राम में जो मैम चाहती है कि महिलाओं को डिजिटल पेमेंट के बारे में बताया जाए, डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, किस तरह से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इनके बारे में आज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें महिलाओं को सिखाया जाएगा किस तरह से हम घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं और एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं और इस डिजिटल पेमेंट करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, इन सभी को हम इनको बता रहे हैं और जिससे डिजिटल पेमेंट की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो। और इनको बताया जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट करने के फ़ायदे क्या क्या हैं और वैसे कैश के नुकसान क्या क्या हैं इनके। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक अहम योजना है, जिसका मकसद पशुपालन को बढ़ावा देना और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देना है। इस योजना के तहत मकराना में पहले से पंजीकृत पशुओं को अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर श्री सुरेश विश्वास देश पांडे ने बताया कि मकराना विधानसभा की 41 ग्राम पंचायतों में अब तक 3,823 पशुपालकों के 8,761 पशुओं का पंजीकरण हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार 1 साल के लिए गाय, भैंस, ऊंट, बकरी और भेड़ जैसे दूध देने वाले और भार वहन करने वाले पशुओं का निःशुल्क बीमा कर रही है। इससे पशुपालकों को अपने पशुओं के बीमार या दुर्घटनाग्रस्त होने पर आर्थिक नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें मकराना के अंतर्गत 41 पंचायत अलॉट की हुई है। उसमें फार्मर से 3823 फार्मर है, उसमें 1551 फार्मर 1556 फार्मर को ये हुआ अलॉट किया हुआ है और पशु है 8,761, उसमें से 3,155 पशुओं को मंगला पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण योजना है, इसमें पशुपालकों को खूब लाभ होने वाला है। एटीएस टीम के प्लाटून कमांडर श्री हजारीलाल ने बताया कि एटीएस की ईआरटी टीम ने जीर्ण माता मंदिर में आतंकियों को पकड़ने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित करने का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान ये सूचना मिली कि मंदिर में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही एटीएस टीम ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की। टीम ने मंदिर के अलग अलग दरवाजों से अंदर जाकर आतंकियों को पकड़ने का अभ्यास किया। उनके पास से राइफल और कुछ दस्तावेज भी मिले। कार्रवाई के बाद एटीएस टीम ने मंदिर प्रबंधन को मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी दी और बताया कि ऐसी स्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्य और जीर्ण माता थाना अधिकारी श्री दिलीप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार उद्यमियों को आसान और अनुकूल व्यापार माहौल देने के लिए जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई है। इस बैठक में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र, एकल खिड़की जिला सशक्त समिति और जिला निर्यात संवर्धन समिति के कामकाज पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार जिले में व्यापार के लिए नीतियों को सरल बनाया जाए ताकि उद्यमियों को बेहतर माहौल मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि उद्योगों के विकास के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुमोदन और अनुदान जैसी प्रक्रियाएं तय समय में भी पूरी की जानी चाहिए। आज हमने मीटिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के रिप्स कमेटी मीटिंग और शिकायत निवारण कमेटी का भी बैठक लिया था। उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट के जो भी समस्या है उसका सुनवाई होती है और उसको समाधान करने के लिए PHED, JVBNL और अन्य विभागों से समन्वय करते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट की जो समस्या का निराकरण करते हैं
और दूसरा जो मीटिंग था वो रिप्स मीटिंग था, जिसमें जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके जो ज़मीन खरीदने के लिए जो पैसा खर्च होता है, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी का भी भरण होता है, तो उसमें उनको स्टैम्प ड्यूटी पुनर्भरण होता है, पहले 75% और बाद में 25%। ऐसे केसेस हमने आज डिस्कस करके निस्तारण किया। और साथ ही जो पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन जैसे जो भी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी दिया जाता है राज्य सरकार के माध्यम से। उस पर भी हमने केसेस डिस्कस करके उनका भी निस्तारण किया। भरतपुर जिले की वेर विधानसभा में जयपुर भरतपुर नेशनल हाईवे 21 पर स्थित गांव उल्लूपुरा के आनंद आश्रम में 5121 कुंडे यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इसी आयोजन में सरकार ने भी कई सराहनीय व्यवस्थाएं की हैं, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान में गर्मी से मरीजों को राहत देने के लिए भजनलाल सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है। सभी सरकारी अस्पतालों में गर्मी से बचाव के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। भरतपुर के जनाना अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर हर वार्ड में कूलर लगाए गए हैं, ताकि मरीजों और उनके साथ आए लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। ओपीडी पर्ची के लिए लगने वाली कतारों में भी पंखे और कूलर लगाए गए हैं। साथ ही ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी लगाया गया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर शेर सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देश पर पूरी कोशिश की गई कि किसी भी मरीज को गर्मी की वजह से कोई परेशानी ना हो। लोग अस्पताल की इन व्यवस्थाओं से बेहद संतुष्ट हैं। हमारा जनाना हॉस्पिटल भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। और यहाँ पर कलेक्टर साहब भी बार बार विजिट करते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं ज़्यादातर यहाँ पर हमारे यहाँ सही हैं। जहाँ पेशेंट ओपीडी में आते हैं, जहाँ प्रसूताएँ आती हैं और बच्चे आते हैं, वहाँ जहाँ कूलर की व्यवस्था करनी है वहाँ कूलर लग चुका है, और जहाँ पंखे की ज़रूरत है वहाँ पंखे लगा दिए गए हैं। वार्डों में जहाँ पेशेंट एडमिट रहते हैं, जहाँ प्रसूता रहती हैं और बच्चे रहते हैं, वहाँ सब जगह कूलर को लगा के उनको चालू करवा दिया गया है। सारी व्यवस्थाएं माकूम है इस समय। गर्मियों में प्रदेशवासियों को पानी की परेशानी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जलदाय विभाग लगातार काम कर रहा है। बालोतरा जिले में पोखरण, फलसुंड, बालोतरा, सिवाना पेयजल परियोजनाओं की मुख्य पाइपलाइनों से अवैध पानी चोरी करने वालों के खिलाफ जलदाय विभाग ने कार्रवाई की है। 3 दिनों में 7,18,900 रुपए जुर्माना वसूल भी किया गया है। आप सभी को बता दें कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता श्री बाबूलाल मीणा ने बताया कि 30 अप्रैल से 2 मई तक अवैध पानी चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। और इसी दौरान बालोतरा और गीड़ा क्षेत्र के गाँव में सहायक अभियंता श्री राकेश शर्मा और श्री मोहन राम के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। सलुम्बर जिले की जयसमंद पंचायत समिति के गामड़ी गांव में जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीणों की परेशानियों को सुनते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री महोदय की भावना के अनुसार इन परेशानियों का समाधान किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने रात्रि चौपालों को गंभीरता से लिया और हर व्यक्ति की परेशानियों का प्रभावी समाधान करने की भी कोशिश की। आम जनता की परेशानियों की सुनवाई और जल्द समाधान के लिए जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने करौली पंचायत समिति के जहांगीरपुर गांव में रात्रि चौपाल के दौरान जनसुनवाई की। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर हल करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला कलेक्टर ने पीएचईडी अधिकारियों को पेयजल से जुड़ी परेशानियों का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को पानी की कोई भी परेशानी ना हो। जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की परेशानियों को ध्यान से सुना और उनका जल्द समाधान करने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। भजनलाल सरकार ने गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान को बढ़ा दिया है, जिससे अब गौवंश की देखभाल और रखरखाव बेहतर हो गया है। इसके कारण अब गौवंश सड़कों पर आवारा नहीं घूमते दिखाई देंगे और गांव-गांव में नई गौशालाएं खोली जा रही हैं। भादरा की श्री गौशाला के अध्यक्ष श्री दयानंद खोखेवाला ने बताया कि 2024 के बजट में गौवंश के अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे गौवंश को काफी मदद मिली। अब 2025 के बजट में इस अनुदान को और 15% बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिससे बड़े गौवंश को 50 रुपए और छोटे गौवंश को 25 रुपए प्रति पशु अनुदान मिलेगा। भाजपा सरकार 2005 के अंदर आई थी, उस समय उन्होंने वसुंधरा जी ने गायों के प्रति बड़ा स्नेह और प्यार दिखाया कि गांव और गायें बचेगी तो देश बचेगा। उसकी ये सोच थी, तो उन्होंने परमानेंट अनुदान देना शुरू किया। पहले 17 रुपये दिया, फिर 34 रुपये दिया। उसके बाद ये परंपरा आगे आगे चलती रही।
आज वो अनुदान 25 और 50 हो गए हैं। हमारे भादरा तहसील के अंदर 2005 के अंदर 8 गौशाला हुआ करती थी। आज हमारे भादरा तहसील के अंदर 49 पंचायत है, 37 गौशाला है। ये सब राजस्थान सरकार का, भाजपा सरकार की देन है। जो अनुदान, इतना अनुदान दे रहे हैं, उससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है। पहले लोग गौशाला के लिए घर घर फिरते थे, धोली मांड के शेड के लिए, तूड़ी के लिए। गवर्नमेंट के अनुदान देने से हर गांव के अंदर गौशाला खुल रही है। शहर के अंदर गायें हमारे पास 2006 के अंदर मैंने गौशाला संभाली थी, उसमें 350 गोवंश था हमारे पास। आज 2000 गोवंश है। ये सब सरकार की देन है। सरकार ने गायों के प्रति बड़ा स्नेह दिखाया, उससे गायों को बड़ा संबल मिला है और गायों की जो दुर्गति हो रही थी वो खत्म होगी। आज गायें गौशाला के अंदर तूड़ी और पानी की कमी नहीं है। अंधी और विकलांग गोवंश कितने आप लोगों के पास? हमारे पास करीब 22-23 अंधे गायें, बच्चे और नंदी हैं, और विकलांग भी करीब 12-13 है जिनके पैर कटे हुए हैं, किसके कुछ दिक्कत है। इस तरह की 15-16 है। और एक हमारा वहाँ उस गौशाला के अंदर चिकित्सालय भी है। टूटी फूटी लंगड़ी लुल्ली जो गायें बाज़ार में एक्सीडेंट हो जाती है, हम लेके आते हैं, वो भी हमारे पास करीब एनी टाइम 20-25 गायें रहती है। दोनों गौशाला की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या अनुदान से सारा काम चल जाता है या जनसेवा चलता है सारा? देखो, अनुदान से तूड़ी में बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। निर्माण है वो अनुदान से नहीं होता है। निर्माण जन सहयोग से होता है। जनता भादरा की बड़ी जागरूक है। गौशाला के लिए जब भी कोई चीज़ मांगते हैं, भादरा शहर के गांव के लोग तत्पर रहते हैं और दे देते हैं। 2015 के अंदर हमने वो नई गौशाला का निर्माण किया था, उसमें करीब 3.5 करोड़ रुपये लगे थे। 2 साल के अंदर भादरा तहसील के लोग जो भादरा के अप्रवासी बाहर रहते हैं, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, नेपाल, उन लोगों से हमने जैसे भी सहयोग मांगा उन्होंने हमें सहयोग दिया और एक बढ़िया गौशाला का हमने निर्माण किया। ये पुरानी गौशाला है, इसके अंदर भी हमने काफ़ी निर्माण किया है। सारी गौशाला का दोबारा निर्माण किया है। इसमें जनता का सहयोग रहता है बहुत ज़्यादा। अनुदान जो मिलता है उसमें 50% तूड़ी और चारे का फायदा मिल जाता है। डीडवाना जिले के नवा शहर में खाद्य विभाग ने फास्टैग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया और इस शिविर में खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बारे में भी बताया गया, जिसमें कहा गया कि सभी व्यापारियों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। इस शिविर में व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा नियम, लाइसेंसिंग प्रक्रिया और मिलावट की पहचान के बारे में भी विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में 2 नए दवा वितरण केंद्र खोले गए। पहले अस्पताल में 3 केंद्र थे जहां मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। भजनलाल सरकार ने मरीजों की राहत के लिए 2 नए केंद्रों का भी निर्माण किया और उनका उद्घाटन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्री अजीत सिंह शेखावत ने किया। अब 3 केंद्रों के बजाय 5 केंद्रों के चलते मरीजों को दवाई जल्द मिलेंगी और लंबी कतारों में खड़े रहने से भी निजात मिलेगी। पिछले काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे पास पहले से 3 ही काउंटर थे दवाइयाँ देने के लिए, जिनको भी हम महिला पुरुष में बांटने के बाद एक लंबी लाइनें लग रही थी। तो अभी सरकार की तरफ से हमें 2 नए जो DTC काउंटर हैं वो बना के हमें दिए गए, तो अभी उनका हमने शुभारम्भ आज करवाया है। अब हम कम से कम हमारे पास 5 काउंटर हैं, तो 2 महिला 2 पुरुष के देने के बाद भी हम 1 आरक्षित रख पाए हैं वरिष्ठ जनों के लिए और विशेष योग्य जनों के लिए भी उनको भी सुविधा मिली है। तो इससे क्या है कि लाइनें थोड़ा कम लगेंगी, जल्दी दवाई मिलेगी, मरीजों को परेशानी कम होगी। गर्मी के मौसम में पानी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उपखंड अधिकारी श्री राम कुमार टाडा ने पर्वतसरा पंप हाउस गूलर का निरीक्षण किया। उन्होंने जलदाय विभाग को निर्देश दिए कि जिन ढाणियों में पानी का दबाव कम है वहां छोटे छोटे जोन बना दिए जाएं और पानी पहुंचाया जाए। नहरी विभाग के अखियन ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा जलदाय विभाग के बिजली फीडर से आसपास की कॉलोनियों को कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे पंप हाउस में पानी की आपूर्ति में रुकावट आ रही है। एक्सीएन श्री मनीष वैष्णव ने कहा कि जलाशयों की सफाई नियमित रूप से की जा रही है। एसडीएम श्री राजकुमार टाडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विद्युत विभाग से तालमेल बनाकर काम करें ताकि गर्मी में लोगों को कोई भी पानी की परेशानी न हो। राजस्थान सरकार के निर्देश पर आम लोगों को गर्मी से राहत देने और पेयजल परेशानियों का समाधान करने के लिए जयपुर जिले में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर इन शिविरों में महज 2 दिनों में 300 से ज्यादा परेशानियों का समाधान किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य पेयजल से जुड़ी समस्याओं का जल्द और प्रभावी तरीके से समाधान करना है। जिला कलेक्टर खुद इन शिविरों की प्रगति की रोजाना समीक्षा कर रहे हैं। 2 दिनों में 316
परेशानियों का निस्तारण किया गया है और बाकी परेशानियों का समाधान जल्द ही किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। खासकर जो विदेशी नागरिक बिना अवैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे हैं, उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में जयपुर ग्रामीण पुलिस ने भी सख्त कदम उठाया और जिले के संवेदनशील इलाकों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने जोबनेर, चंदवाजी, मनोहरपुर, नरैना और शाहपुरा थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 28 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बिना दस्तावेजों के भारत बांग्लादेश सीमा पार कर राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में रह रहे थे। हाँ, अभी जो ये पहलगाम हमले के बाद में अभियान चलाया गया, अवैध जो नागरिक है उनमें कौन कौन रह रहा है, इसी में जो हमारे एसपी साहब आनंद शर्मा जी हैं, उनके निर्देशन में हम एक अभियान चला रहे हैं कि जितनी ईंट भट्टे या जो कबाड़ी है या और भी जहाँ ये बाहर के लोग जो है बांग्लादेशी काम करते हैं, उस जगह को हम चेक कर रहे हैं। हमारे संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। इसी अभियान के दौरान मनोहरपुर में एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, और शाहपुरा में 4 पुरुष मिले हैं जिनको हमने डिटेन किया है। उनकी आईडी चेक कर रहे हैं, उनका पता लगा रहे हैं कहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं वो, और इसके बाद में इनको जो है आगे डिटेन करके जो हमारा अभी सेंटर खुले उनमें हम इनको जमा करेंगे। हाँ, ये लगभग सतत प्रक्रिया और जारी रहेगी और हमें जो भी सूचना मिल रही है उन सूचनाओं को हम चेक कर रहे हैं और इस पूरे सर्च अभियान चलता रहेगा जब तक इनका ये हम निश्चित हो जाए कि हमारे यहाँ कोई नहीं रह रहा है। कोटपुतली बहरोड जिले की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ग्राम पंचायत खोरी गई। यहाँ उन्होंने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और संबंधित विभागों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने ग्राम खोहरी में पेयजल संकट, खोहरी में हमीदपुर तक अधूरे सड़क निर्माण को पूरा करने, गांव निम्भोर में स्कूल और शमशान भूमि का आवंटन, गांव खापरिया में बांध निर्माण और दिव्यांग स्कूटी योजना जैसी जरूरतों के बारे में ज्ञापन दिया। पेयजल संकट की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अग्रवाल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि वे रविवार तक खोहरी गांव में बोरिंग का काम शुरू करें और इसकी जानकारी उन्हें फोन पर दें। सुनवाई की है, किस तरह के मुद्दे आए और क्या समाधान किया गया? मुख्यतः तो पेयजल की समस्या है, चूँकि गर्मी का टाइम है और एक क्राइसिस का टाइम है, तो पेयजल की समस्या मुख्य तौर पे सामने आई है क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो बहुत गहराई पे है और ख़ास तौर से जो ट्यूबवेल खोदा गया है उसमें पाइपलाइन बिछनी बाकी है। और ये भी बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि पब्लिक ने इसमें जन सहयोग करके, PHED ने ट्यूबवेल खोदा 500 फीट तक, उसके बाद में पब्लिक ने जन सहयोग करके उसको गहराई तक खुदवाया और अब पब्लिक इतनी अवेयर है उसके बात को लेकर, तो इसको जो पाइपलाइन बिछनी है वो पूरी नहीं हुई है, तो इसके लिए PHED ने वेडनेसडे तक काम पूरा करने के लिए वादा किया है। साथ ही वेडनेसडे तक इसका JVNL का कनेक्शन भी हो जाएगा, तो उसके बाद पेयजल का चालू हो जाएगा। और भी कुछ जगह पेयजल की समस्याएं हैं, वहाँ पर अभी ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ है तो उसको शुरू होने में टाइम लगेगा, NIT वगैरह इशू होगी। तो जहाँ पे भी पानी की समस्या है वहाँ निश्चित रूप से अभी गर्मियों के दौरान टैंकर के माध्यम से इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। साथ ही खापरिया में एक बजट घोषणा में बांध की घोषणा हो रखी है, उसके बारे में भी उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ, उसके बारे में भी शिकायत आई थी, तो उसके बारे में भी संबंधित विभाग, चूँकि वो विभाग अलवर के द्वारा डील हो रहा है, तो वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है, तो निश्चित रूप से जल्दी ही वो काम शुरू किया जाएगा। हमारे जो अभी इस समय अभियान चल रहा है वो हम कर रहे थे कि रेवेन्यू मतलब रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है, किंतु मौके पे PWD ने मान लो रोड बना दी या CC रोड बन दी या और कोई रोड बन दी, चाहे पंचायत ने बना दी, किसी ने भी रोड बन चुकी है मौके पर कच्ची पक्की सड़क बन चुकी है, चाहे CC है चाहे डामर है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उनको प्राथमिकता से सबसे पहले हम उनको दर्ज करते हैं। तो हमारे जिले में उस चीज़ का अभियान चल रहा है और अब तक हम 550 सड़कें ऐसी दर्ज कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पिछले 1 साल में। इसमें जो है जो इनकी कुछ समस्याएं जैसे है कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, कुछ ऐसी 2-4 शिकायतें ऐसी है जिसमें तुरंत कार्रवाई हो सकती है। बाकी जो है उसमें जैसा मैंने बताया ड्रिंकिंग वाटर के लिए टैंकर कल से चालू हो जाएंगे और बाकी पाइपलाइन बिछाने का वेडनेसडे तक का वादा किया है वो हो जाएगा। तो इस तरह का काम है जो इस समय पानी बिजली के ऊपर फोकस है
कि गर्मी का टाइम है तो इसमें हीट वेव से बचाव प्लस ड्रिंकिंग वाटर सबको इजीली मिले और बिजली जो है वो अपना जो पीक आवर्स है उसमें बिजली की कटौती नहीं। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। श्री उत्सव कौशल पंचायत समिति सभागार डीग में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक कर रहे थे। उन्होंने बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना, DMIS पोर्टल और फार्मर रजिस्ट्री शिविरों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लोगों के नाम सूची में जोड़ें। जिला कलेक्टर श्री रामावतार मीणा ने जिले के विभिन्न अस्पतालों का अचानक निरीक्षण किया और चिकित्सा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढेगाल, मुकुंदगढ़, मंडावा, नुआ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांडासी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला और पुरुष वार्ड, लेबर रूम, हीट स्ट्रोक वार्ड आदि का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, OPD और IPD में मरीजों की संख्या और चिकित्सा सेवाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने नियमित टीकाकरण, भर्ती मरीजों को समय पर उपचार, साफ सफाई और चिकित्सा उपकरणों की सही स्थिति को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आज हमने मंडासी, ढिगाल, मुकुंदगढ़, मंडावा और नुआ CSC और PSC का अवलोकन किया है और राज्य सरकार के निर्देश है कि जिला स्तर से भी वरिष्ठ अधिकारी इनको देखें। मैंने ये पाया है कि लगभग सभी जगह व्यवस्था बहुत माकूल है। लूताप के लिए जो कक्ष बनाए गए हैं, जो बेड बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही पैरामीटर्स पर सभी खरी उतर रही है। मैं जहाँ भी गया हूँ सब जगह मुझे स्टाफ भी मिला और जितनी भी ये PSC CSC है, मेरी दृष्टि में इनमें दवाइयों का, जांच का और अन्य जो भी मरीजों को सुविधाएं दी जानी चाहिए वो मुझे उचित और संतोषजनक लगी है। मैं अभी नुहा पर हूँ, यहाँ भी हमें सारा स्टाफ भी मिला और इनके रजिस्टर संधान का, दवाइयों का स्टॉक, जांच की व्यवस्था और मरीजों का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेहतर है। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित VC कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की शुरुआत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने उपखंड वार राजस्व मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी दी और इसी के बाद जिला कलेक्टर ने प्रत्येक उपखंड और तहसील स्तर पर लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी और तहसीलदारों को राजस्व मामलों को नियमित रूप से निपटाने के लिए कहा और 10 साल से पुराने मामलों को 1 महीने में हल करने के भी आदेश दिए। अजमेर दक्षिण की विधायक श्रीमती अनीता भदेल ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए एक बच्चे के अपहरण का जल्द खुलासा करने वाली पुलिस टीम का अपने कार्यालय में सम्मान किया। ये मामला पर्वतपुरा फ्लाईओवर के पास झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले चेंद्र राज के 8 महीने के बेटे के अपहरण से जुड़ा था। कुछ बदमाशों ने बाइक पर बच्चे को उठा लिया था। यह संवेदनशील मामला होने के कारण पुलिस अधीक्षक ने तुरंत विशेष टीम बनाकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बच्चे को सुरक्षित ढूंढ निकाला और आरोपियों को पकड़ लिया। इस शानदार काम के लिए विधायक श्रीमती भदेल ने पुलिस टीम के 28 सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की ऐसी तेज और संवेदनशील कार्रवाई से लोगों का भरोसा बढ़ता है और अपराधियों में डर पैदा होता है। बच्चा चोरी होने की जो घटना घटित हुई थी वो एक बहुत ही विस्मित करने वाली थी। जो स्नैक पीने वाले लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, उन अपराधियों ने बच्चे को चोरी करके उसको बेचने की व्यवस्था की थी और बेच करके उस पैसे से अपना जो शौक है उसको पूरा करना चाहते थे। उस बच्चे की गुमशुदगी की जैसे ही रिपोर्ट दर्ज की गई, रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अजमेर पुलिस द्वारा 10 टीमें गठित करने के बाद में उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई और हमारे लिए बहुत सुखद बात है कि 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को न केवल खोज लिया गया अपितु उस बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया गया। उस माँ की जो खुशी हुई है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि खानाबदोश के रूप में जीवन यापन करने वाले लोगों की जनरली ऐसी आम धारणा है कि न केवल पुलिस सुनती है, प्रशासन भी उनकी नहीं सुनता, परंतु
इस घटना ने ये साबित कर दिया कि पुलिस में अभी भी संवेदनशीलता है, प्रशासन अभी भी बहुत संवेदनशील है और हर मुद्दे पर उतनी ही मेहनत और शिद्दत के साथ काम करते हैं, जितनी एक गंभीर मुद्दे पर वो काम करते हैं। और उसका परिणाम ये रहा कि 24 घंटे के अंदर वो बालक बरामद हो गया, जो अपराधी थे उनको सीटों में डाला गया। बालक को प्राप्त करने के बाद में उसको माँ को सपोर्ट कर दिया गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार मेहनत करते हैं और हर मुद्दे को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ में हल करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये एक सफलता जो अजमेर पुलिस को मिली है, उसी आधार पर आज उनको सम्मानित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में बयाना उप जिला चिकित्सालय में एक नई डायलिसिस यूनिट शुरू की गई, जिससे किडनी के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले इन्हें इलाज के लिए भरतपुर, जयपुर या आगरा जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। इस डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का उद्देश्य है कि चिकित्सा सेवाएं हर जगह उपलब्ध हो, ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर दूर न जाना पड़े। देखिए, जानकारी में आया था कि बयाना में 25 से 28 के बीच में लगभग पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस कराने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन भरतपुर जाना पड़ता है, आगरा जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है। तो मरीजों की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका निदान आज हो गया है और यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा हमें उपलब्ध हो गई है। टेक्नीशियंस भी हमारे पास है, मशीनरी भी है और यहाँ पर व्यवस्था होने से लोगों को सुविधा तो मिलेगी ही, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, डायलिसिस कराने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर पूरा स्टाफ जो है, क्योंकि आम जो व्यक्ति यहाँ रहता है उसकी नॉलेज में भी रहता है, डॉक्टर से संपर्क में भी रहता है, तो वो अच्छे तरह कर पाएगा और जो परिजन है वो भी केयर करने में आसानी से उनकी पेशेंट्स की केयर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा और सफल कदम है। धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। बयाना CSC पर जिस मशीन की सख्त ज़रूरत थी डायलिसिस की, 28 से 35 तक के पेशेंट हैं बयाना के अंदर जो उनको जयपुर जाना पड़ता था। मैं बयाना की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक नया कदम राजस्थान सरकार का बयाना की जनता का। तो इस डायलिसिस मशीन से हमारी बयाना की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ करीब 20-25 पेशेंट है जो डायलिसिस कराने के लिए भरतपुर, जयपुर जाते हैं। उनको समय के अभाव में कई को बहुत परेशानियाँ होती हैं, तो समय की भी बचत होगी और उनको उस परेशानी से बचना होगा जो भरतपुर और जयपुर जा रहे थे। कोई आर्थिक परेशानी भी उठानी पड़ रही थी, पैसे की भी बर्बादी हो रही थी, तो इससे डायलिसिस मशीन बयाना लगी है। आज इसका उद्घाटन हुआ है, इससे इतना खुशी है कि उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमारी सरकार ऐसे ही बहुत अच्छे कार्य कर रही है। तो हम सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं। आज जो बयाना के अंदर डायलिसिस का जो उद्घाटन हुआ है विधायक के द्वारा राजस्थान सरकार भजनलाल जी के सानिध्य में, तो हमको सबसे बड़ी खुशी तो ये हुई है कि यहाँ की जो डायलिसिस के जो पेशेंट है ना, वो भरतपुर, जयपुर जाना पड़ता है। आज बयाना में जिस प्रकार से डायलिसिस मशीन का उद्घाटन हुआ है और जिस प्रकार से हमारी बड़ी संख्या में लोग जयपुर, भरतपुर डायलिसिस के लिए जाते थे, उनको आज सरकार ने आर्थिक और समय के हिसाब से बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल की है, जिससे उनके समय और पैसा दोनों बचेगा। अटरू उपखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर पार्वती नदी पर बने बांध और नहर के सुदृढ़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। पहले इस काम के लिए 241 करोड़ रुपए की राशि तत्कालीन सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। फिर भजनलाल सरकार ने इस कार्य को और भी तेजी से करने के लिए मंडा कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए काम शुरू कराया और अब इस सुदृढ़ीकरण के काम से किसानों को टेल क्षेत्र तक पानी मिलेगा। इसके अलावा अटरू और 12 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पार्वती नदी पर 11 करोड़ रुपए की लागत से पुलिया का भी निर्माण किया गया है। इससे 2 दर्जन गांवों का आवागमन भी सुचारू हुआ है और ये पुलिया अटरू और 12 उपखंड को नाहरगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश से भी जोड़ती है। इन दोनों कार्यों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच व्यापार के भी रास्ते खुल गए हैं। 12 जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें अघोषित बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुरानी बिजली लाइनों को बदला जाएगा। ओवरलोड वाले इलाकों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा 33 केवी और 11 केवी फीडर का ओवरलोड खत्म करने के लिए नई लाइनें डाली जाएंगी, जिससे क्षेत्र में बेहतर सप्लाई मिल सके। इसके साथ ही घरेलू और कृषि कनेक्शन धारकों के लिए अलग अलग फीडर भी तैयार किए जाएंगे और इस योजना के तहत
केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत जिले में लगभग 190 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। 12 जिले के अंता में रेलवे स्टेशन पर बने ओवरब्रिज ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है। पहले ओवरब्रिज नहीं होने के कारण यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ता था, जिससे हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता था। अब यात्रियों को सुरक्षित तरीके से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की आत्मनिर्भर ऊर्जा योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए खेतों और घरों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। 2027 तक हर किसान को दिन में 8 घंटे बिजली देने का लक्ष्य है, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपने खेतों में काम कर सके। इस योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट तक की घरेलू और 3 से 10 किलोवाट तक की कृषि बिजली पर सरकार अनुदान दे रही है। इससे किसानों को न केवल बिजली बिल से राहत मिल रही है, बल्कि दिन के समय बिजली मिलने से प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली परेशानियां भी कम हो रही हैं। किसान इस योजना से बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जब से सत्ता संभाली, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि एक कर्मचारी जो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करता है, क्या मेरा किसान भी इस प्रकार का कार्य कर सकता है? उनकी जो एक भावना थी उनको व्यक्त किया, और सबसे बड़ी बात कि उसको धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है उसकी उन्होंने चिंता की। और देखिए, जिस व्यक्ति ने खुले मंच से विधानसभा के अंदर छाती ठोक के कहा था कि 2027 तक प्रत्येक किसान, जिस प्रकार से कर्मचारी सुबह 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक ड्यूटी करता है, ठीक उसी प्रकार किसान भी बिना कोई डर के एक ऑफिशियल ड्यूटी की तरह सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक ड्यूटी करेगा और शाम को आकर के वापस अपने घर के अंदर अपने बच्चों के पास बैठ करके कार्य करेगा। और इसको लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने आत्मनिर्भर ऊर्जा के अंदर राजस्थान कैसे हो सकता है उसकी चिंता की, और उसका सबसे बड़ा माध्यम बना सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने 35% की विशेष सब्सिडी के तौर पर प्रत्येक किसान को एक कह सकते हैं कि प्राथमिकता के तौर पर ये कार्य करने का कार्य किया। साथ ही सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसको लेकर के प्रत्येक छत के ऊपर सब्सिडी के ऊपर अनुदानित सोलर प्लांट, इसके अलावा किस प्रकार से सौर ऊर्जा के अंदर और ऊर्जा के माध्यम से राजस्थान को आत्मनिर्भर किया जा सकता है, इसके लिए ऊर्जा क्रांति राजस्थान के अंदर कोई ऊर्जा क्रांति का पुरुष कहे तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी ही होंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में ओसिया विधानसभा मुख्यालय पर डिस्कॉम की ओर से किसानों को कृषि बिजली कनेक्शनों के लिए ट्रांसफार्मर बांटे गए। इस कार्यक्रम में ओसिया के विधायक श्री भैराराम सियोल ने किसानों को 100 ट्रांसफार्मर वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की परेशानियों को गंभीरता से लेकर समाधान कर रही है। ट्रांसफार्मर मिलने से किसानों को अब बिजली की परेशानी से राहत मिलेगी और खेती का काम भी आसानी से हो सकेगा। देखिए, मैं आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार सरकार इन 15 महीनों में किसान हितों के लिए काम कर रही है। और उनकी सरकार बनते ही ऐसा 6 महीने के अंदर ग्राम जल सेतु PKC, आपकी ERCP रोज जो आपकी योजना है, ये दूसरे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना भी ये दूसरे राजस्थान की धराधरती पर उतारी है। और केंद्रीय दूसरे सरकार और केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और करिश्माई नेतृत्व के द्वारा ये बात उनकी हमारे राजस्थान में परिलक्षित हुई है। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन बहुत ही कम समय के अंदर जो कांग्रेस की सरकार के पेंडिंग वर्क था 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, उनका पेंडिंग वर्क जो है वो हमें करना पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा बावड़ी में हमने अभी ऐसा 100 ट्रांसफार्मर दिए, अभी तिवरी में 50 दिए, आज 70 ट्रांसफार्मर दिए जैसे रिलीज किए, और आगे भी ये जैसे अनवरत मुझे किसान हितों के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। देखिए, जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेके काम करती है। ये आपके सामने अभी जो पूर्ववर्ती सरकार ने नाम तो और किसानों के नाम पे वोट लिए, लेकिन किसान हितों में कभी कोई काम नहीं किया।
ये किसान हितों का काम आपके सामने दिख रहा है। एक साथ में 100 ट्रांसफार्मर रिलीज हो रहा है, तो ये किसान हितों का काम है और किसान अपनी दो आंखों से देख रहा है। आज मैं जिस प्रकार से किसानों के चेहरे पर जो खुशी देख रहा हूँ, उसे मैं अपने आप को आनंदित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इसके साथ में प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी और ऊर्जा मंत्री आदरणीय हीरालाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऊर्जा विभाग के अंदर अभी हमारे ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी बढ़िया काम होता रहेगा। हमेशा किसान हितों में ये सरकार काम कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा है कि किसान की इनकम डबल होनी चाहिए, वो डबल इसी आधार पे होगी जब किसानों को टाइमली ये ट्रांसफार्मर मिलेगा और आगे आने वाले टाइम के अंदर WRCP पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना से सिंचाई का पानी इन पश्चिमी राजस्थान के जिलों में इन किसानों के खेतों में पहुंचेगा। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा देने के लिए जिला रसद विभाग एक अभियान चला रहा है और इसी समय जिले में 2,06,310 परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिससे करीब 9,18,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा जो लोग अपात्र हैं उन्हें योजना से भी हटाया जा रहा है और जो वंचित है उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है। जिला रसद अधिकारी श्री हितेश मीणा ने बताया कि सरकार के निर्देश पर गिव अप अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोग खुद को योजना से बाहर करना चाहते हैं वे इसका हिस्सा बन सकते हैं ताकि जरूरतमंदों को इसका फायदा मिल सके। मैं इसके संबंध में बताना चाहता हूं कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय खाद्य मंत्री महोदय द्वारा 1 नवंबर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जो अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं उनको खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जाए और जो पात्र व्यक्ति है उसको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए। जिसके गिव अप अभियान के तहत 1 नवंबर 2024 के बाद से आज दिनांक तक 96,594 अपात्र यूनिटों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर कर दिया गया है करौली ज़िले में, और उनके स्थान पर करौली ज़िले में जब 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल चालू किया गया है, आज दिनांक तक 66,844 नए नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़े गए। गिव अप अभियान को मिशन मोड पर लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत माननीय मंत्री महोदय के निर्देश हैं कि प्रत्येक प्रवर्तन निरीक्षक प्रतिदिन 5 FPS दुकानों पर जाके जांच करेगा और जो अपात्र व्यक्ति हैं उनकी सूची तैयार करेगा। और जिला रसद अधिकारी द्वारा भी प्रत्येक सप्ताह लगभग 15 दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। गिव अप अभियान के तहत करौली जिले में 2,06,310 परिवारों के 9,18,213 सदस्यों को खाद्य सुरक्षा में लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना और निःशुल्क बिजली बिल योजना किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फायदे की योजना बन रही है। अब लोगों को बिजली का भारी भरकम बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिल शून्य आ रहा है। इससे किसानों और आम लोगों में खुशी का माहौल है। किसानों को अब बिजली बिल की चिंता नहीं करनी पड़ रही, वे बेफिक्र होकर खेती में अपना ध्यान दे पा रहे हैं। राजस्थान सरकार की किसान हितैषी योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत क्षेत्र के किसानों को प्रति बिल में 2,000 रुपये और सालाना अधिकतम 12,000 रुपये के हिसाब से सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसमें 15 HP से नीचे के उपभोक्ताओं को 2,000 यूनिट और 15 HP या उससे ऊपर के उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। हमारे टिब्बी उपखंड के अंतर्गत अप्रैल 2025 की इस बिलिंग में कुल 4,513 कृषि उपभोक्ताओं में से 2,494 उपभोक्ताओं लगभग 2,500 उपभोक्ताओं को इस सब्सिडी का लाभ दिया गया है, जिसमें 3.39 करोड़ रुपए की सब्सिडी कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है। इनमें से लगभग 1,900 उपभोक्ताओं का बिल जीरो आया है, अर्थात उनका बिल बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है, जिसकी राशि 1.55 करोड़ रुपए है। और उसके अलावा भी अन्य उपभोक्ताओं को 452 उपभोक्ता हैं जिनको 34 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रति माह 100 यूनिट का सब्सिडी के रूप में लाभ दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अप्रैल 2025 की बिलिंग में 17,864 उपभोक्ताओं को
1.05 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को बिलों में बहुत राहत मिली है। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के अधिकतम बिल जो हैं वो शून्य हो गए हैं और कृषि उपभोक्ताओं को इससे बिजली बिल में बहुत राहत मिली है। राजस्थान सरकार की किसानों के आर्थिक रूप से संबल करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को अपने कृषि कनेक्शन के लिए आर्थिक मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रति माह बिल के ऊपर अनुदान दिया जाता है, जो कि अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष रहता है। टीबी उपखंड के अंतर्गत लगभग 2,500 यानी 2,500 कृषि उपभोक्ताओं को 3 करोड़ 39 लाख रुपए का कृषि अनुदान राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ये जो हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, इसके द्वारा बहुत से लोगों को लाभ मिला है, जिसके कारण जो पहले बिल भरने में असमर्थ थे या परेशानी होती थी, जिनका बैलेंस बिगड़ जाता था, बच्चों की पढ़ाई है, घर खर्च है, ये सारा सिस्टम उनका खराब हो जाता था। और ये जो अब 100 यूनिट मुख्यमंत्री बिजली योजना के द्वारा फ्री दी जा रही है, इससे बहुत से लोगों को लाभ मिला है और मैं मुख्यमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये कि ग्रामीण में भी ये खुशी का माहौल है। जो राजस्थान सरकार ने कृषि मित्र अनुदान के तहत जो बिजली के लिए 2000 यूनिट फ्री की है, उससे बड़ा ही फायदा है। पहले बहुत ज़्यादा बिल आता था, उस वजह से फसलें खराब हो जाती थी। अब मुख्यमंत्री ने जो ये किसानों के लिए जो बिल के लिए योजना बनाई है, इससे बहुत फायदा है। टाइम पर पानी लग जाता है, इससे फसलें बढ़िया हो रही है। पहले बिजली के बिल भरे नहीं जाते थे, कट जाते थे कनेक्शन, ना उसमें दवाई डल पाती थी और ना ही फसलें बीच में खराब हो जाती थी। इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है, किसानों को बहुत लाभ मिला है। हाँ सर, किसान जो ऊर्जा के द्वारा जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो बिल में जो इन्होंने प्रावधान दिया है भजनलाल सरकार ने, उसका फायदा तो मिला ही है। आप देख लो, अभी 6 महीने का बिल लगभग 40 से 50 हजार रुपये हम अपनी जेब से देते थे। अब उसका 40 से 50 हजार रुपये बच रहे हैं, तो वो हम लोग किसी दवाई में या मजदूर को देने हैं, उसमें वो पूरी बचत हो जाती है। जो लागत है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है भजनलाल सरकार का। हम इसके तहे दिल से हम लोग इसका धन्यवाद करते हैं भजनलाल सरकार को, और सराहनीय कदम है ये। धन्यवाद। पहले आप देख लो, पहले क्या था कि बिल आता था और एक तरफ दवाइयों के खर्चे और एक बिल का, दोनों मतलब लोड बढ़ने वाली बात है। अब ये देख लो, कनेक्शन ही देख लो, एक फोन करते हैं मिनट में, ये आप पीछे देखोगे ना कनेक्शन, तो मिनट में लगाने आ गए। 3 फेज कनेक्शन कराया घर पे, और कई नए कनेक्शन भी खुले हैं। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।